कानून साज मजलिस, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं या इसके दो चैम्बर्स होते हैं। एक को हम नेशनल असम्बली और दूसरी को सेनेट कहते हैं। जब कोई भी लॉ पास होता है या कोई आइन में तब्दीली करनी होती है या किसी भी तरह का बिल पास करना होता है, वो नेशनल असम्बली में से भी गुजरता है और उसको सेनेट में से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन सेनेट में और नेशनल असम्बली में फ़र्क क्या होता है? एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि नेशनल असम्बली हर 5 साल के बाद डिज़ोल्व हो जाती है, नेशनल असम्बली खाली हो जाती है, उसके सारे मेंबर्स घर चले जाते हैं और उसकी बुनियाद पे जो हुकूमत बनती है वो भी ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह केयर टेकर हुकूमत आ जाती है। लेकिन सेनेट कभी डिज़ोल्व नहीं होती, क्योंकि जमहूरी ढांचे में पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होती है और उस वक्त की सारी हुकूमतों के ऊपर और सारे इदारों के ऊपर जिस चीज़ का चेक होता है वो पार्लियामेंट होती है। इसलिए पार्लियामेंट का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कभी डिज़ोल्व नहीं होता, वो सेनेट होती है। तो उसको डिज़ोल्व ना करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है। वो ये होता है कि सेनेटर्स तो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन आधे सेनेटर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, उसी जगह नए सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं और बकिया आधे फिर अगले 3 साल में रिटायर होते हैं, उसकी जगह नए सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं। तो सेनेट के का ये सर्कल चलता है। इस तरह सेनेट कभी डिज़ोल्व नहीं होती। तो एक बड़ा फ़र्क ये है कि नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है और सेनेट कभी डिज़ोल्व नहीं होती। एक और बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स होते हैं, ये पार्लियामेंट में शहरियों की नुमाइंदगी करते हैं आबादी के लिहाज से। नेशनल असम्बली के लिए पाकिस्तान में हलकों को काटा जाता है, जो 2024 में ये 262 है, और कोशिश की जाती है कि हर हलके की आबादी बराबर हो। इसलिए नेशनल असम्बली के लिए जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ से ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और जिस सूबे की आबादी कम होती है वहाँ से कम नेशनल असम्बली के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो वफाक की इकाइयाँ होती हैं, जो हमारे सूबे होते हैं मुख्तलिफ, तो उनको पार्लियामेंट में बराबर की नुमाइंदगी देने के लिए सेनेट होती है। इसलिए चाहे पंजाब हो या फिर वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो या KPK हो, चारों सूबों से बराबर के सेनेट इलेक्ट होके आते हैं। अब हम देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है, सेनेट के इलेक्शंस होते क्या हैं, इसमें हो क्या रहा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के वोटर्स कौन होते हैं। जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स को हम जनरल इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, तो उनके जो वोटर्स होते हैं वो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जो कि 2024 के इलेक्शन में 11 करोड़ थे। लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन होता है, अब सेनेटर कोई भी बन सकता है, वो नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स भी बन सकते हैं, वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी बन सकता है। सेनेटर एक ऐसा बंदा भी बन सकता है जो कल कनाडा का शहरी हो और आज वो फटाफट पाकिस्तान का शहरी बन जाए, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए और वो भी सेनेटर बन सकता है। तो नेशनल असम्बली के जो वोटर्स होते हैं वो पाकिस्तान के 110 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। लेकिन सेनेट के इलेक्शंस के जो वोटर्स होते हैं वो नेशनल असम्बली और ख़ास तौर पे प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब 2024 तक का जो सेनेट का टोटल नंबर है वो 96 है, जिसमें इस्लामाबाद के 4 सेनेटर्स हैं और हर सूबे के 23 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक इलेक्शन में 11 इलेक्ट होते हैं, तो उससे अगले में 12 हो जाते हैं, फिर उससे अगले में दोबारा 11 और फिर दोबारा 12। तो अप्रैल 2024 में जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, इसमें इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, उसी जगह 2 इलेक्ट हो रहे हैं। KPK और बलूचिस्तान के 11 सेनेटर्स हैं, पंजाब और सिंध के 12 सेनेटर्स हैं। अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो सेनेटर्स KPK से इलेक्ट होंगे, जो पार्लियामेंट में KPK को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनके पास KPK का डोमिसाइल होगा, वो KPK के मेंबर्स उनके वोटर्स होंगे, वो उनकी मिन्नतें और तरले करेंगे कि हमें सेनेट के लिए वोट करना। और जो सेनेटर पंजाब से इलेक्ट होगा
वो पंजाब के प्रोविंशियल असम्बली के 297 मेंबर्स को कहेगा कि मुझे सेनेट के लिए वोट करना, और जो इस्लामाबाद के 2 मेंबर्स होंगे वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स, उनके वोटर्स होंगे। अब यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखते हैं कि सेनेट का जब इलेक्शन का दिन आता है तो वोटिंग का और काउंटिंग का प्रोसेस उसका होता क्या है। अब आप समझें कि आप हैं पंजाब असम्बली के मेंबर, MPA। तो जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो पंजाब असम्बली के जो सेनेट के उम्मीदवार होंगे उनका बैलेट पेपर आपके पास आएगा। जनरल सीट का भी बैलेट पेपर, माइनॉरिटी का भी और उल्मा टेक्नोक्रेट का भी। अब इसमें हम एक बैलेट पेपर लेते हैं क्योंकि बाकी तीनों का प्रोसेस भी सेम होगा। तो जनरल सीट का एक बैलेट पेपर आपके पास आएगा अगर आप MPA होंगे तो, और जनरल सीट के ऊपर सेनेट इलेक्ट होंगे 7, लेकिन सेनेट के जो उम्मीदवार होंगे वो 7 से ज़्यादा होंगे। वो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो आपके पास उन 20 लोगों का बैलेट पेपर आएगा जिसमें 20 लोगों के नाम होंगे। तो जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें हम सिंपली एक बंदे को वोट करते हैं और जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। सेनेट के इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी बेस पे वोटिंग होती है। मतलब कि आपने उन 20 लोगों को अपना नंबर दे देना है कि मेरे मुताबिक मैं पहले नंबर पर इसको रखूंगा, दूसरे नंबर पर मैं इसको रखूंगा, तीसरे नंबर पर मैं इसको रखूंगा, और 19वें नंबर पर मैं इसको रखूंगा, और 20वें नंबर पर मैं इसको रखूंगा। अब उसके बाद जो काउंटिंग होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और ये काउंटिंग जो है वो कंप्यूटर करता है, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। अब ये काउंटिंग एग्जैक्टली होती कैसे है, इसको समझना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो वोटिंग होती है ये प्रायोरिटी बेसिस पर होती है, और जो बैलेट होता है वो सीक्रेट होता है। मतलब कि कौन किसको वोट करता है उसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन फिर भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं और आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर सेनेट के इलेक्शन की एक काउंटिंग करता कैसे है। तो कंप्यूटर कैलकुलेशन कुछ ऐसे करता है कि जो हम प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर डालते हैं तो उसमें जो एक नंबर होता है उसका वेट, उसका वज़न ज़्यादा होता है सबसे, और जो 2 नंबर होता है उसका वेट उससे कम होता है, और 3 नंबर का वेट उससे कम होता है। तो कंप्यूटर की कैलकुलेशन के मुताबिक जो सेनेटर 20 में से टॉप पे आता है, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो जाहिर है उसके पास एक्स्ट्रा वेट भी होगा। जितना वेट उसको इलेक्ट होने के लिए चाहिए होगा उससे भी ज़्यादा होगा उसके पास वेट। तो वो अपना वेट लेता है और इलेक्ट हो जाता है, और उसका जो बकिया वेट होता है वो दूसरे नंबर पर आने वाले को कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह दूसरे नंबर वाला अपना उतना वेट लेता है जितना इलेक्ट होने के लिए चाहिए होता है, और उसका बकिया वेट जो है वो तीसरे नंबर वाले को कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये प्रोसेस नीचे से भी चलता है। जो 20वें नंबर पर आएगा वो सेनेटर तो इलेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको कोई ना कोई वोट तो पड़े होंगे, उसका भी कोई वेट होगा, तो वो अपना वेट 19वें नंबर वाले को दे देता है। और हो सकता है जाहिर है 19वें नंबर वाला 20वें का वेट लेने के बावजूद भी और अपना वोट और वेट मिला के भी इलेक्ट नहीं होगा, तो वो ये सारा वेट 18वें को दे देता है। इस तरह ऊपर से और नीचे से ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक कंप्यूटर को 20 में से 7 सेनेटर्स मिल नहीं जाते। इसलिए जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये लोग सेनेटर मुंतखब हो गए, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि किस सेनेटर को कितने वोट पड़े हैं। उसकी वजह यही बकवास और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अब इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो गया कि सेनेट के इलेक्शन होते कैसे। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेनेट के जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है इसमें बीमारी कहाँ है, इसमें मसला क्या है, और इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है। और फिर उससे अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेनेट के इलेक्शन को होना कैसे चाहिए, सेनेट का नया इलेक्शन का सिस्टम क्या होगा, और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखते ही रहेंगे।